सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आपके प्री का एग्ज़ाम तो हो ही गया है और कुछ ही दिनों के अंदर प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा। पर काफ़ी आपको अनुमान लग गया होगा कि कितनी मेरिट जाने वाली है, क्या होने वाला है। उन सब का अनुमान आपको लग गया होगा। तो जो सेफ साइड में है उनको तो मुझे लगता है कि मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका टाइम है, 7-8 दिन है, ये आपके खराब नहीं होने चाहिए। तो वो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। मैंने पिछली क्लास में आपको बात की थी कि हम फोर्थ पेपर लेकर आ रहे हैं, उसमें हम क्या क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे, सिलेबस को समझा, वो सब हमने पिछली क्लास में बात की। आज मैं सीधा सिलेबस पर आता हूँ और वहीं से हम शुरू करते हैं। तो सिलेबस में जो हमारा पहला बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे संधि का। उससे पहले क्या है कि संधि को समझने के लिए एक टॉपिक आता है वर्ण विचार, वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो अगर आपने नहीं समझा तो संधि आपको अच्छे से फिर समझ नहीं आती है। तो पहले हम थोड़ी सी 30-40 मिनट की एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं वो वर्ण विचार पर, फिर हम आगे कंटिन्यू संधि से शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहली जो आज की क्लास है वर्ण विचार पर, तो पहली बात ये आती है कि भाई वर्ण विचार है क्या, वर्ण क्या है, उस पर बात आती है। तो वर्ण किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण का अंतिम विभाजन पहले से हो गया होता है, उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जिसका क्या हो गया हो, अंतिम विभाजन हो गया और आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं हो। तो तीन बात निकल कर आती है, देखो। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जिसका क्या हो, अंतिम विभाजन हो चुका हो, अंतिम विभाजन हो चुका हो और आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं हो। तीन बातें निकल कर आती है वर्ण के अंदर। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, जिसका अंतिम विभाजन हो गया हो और आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं हो। अब बात आती है वर्ण हैं कौन कौन से। तो वर्णों के अंदर हम जब वर्ण का विभाजन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर और व्यंजन होते हैं वही वर्ण होते हैं। कौन कौन से एक बार हम लिख लेते हैं ना। अभी हम जब वर्ण का विभाजन पढ़ेंगे तब दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम स्वर, एक पढ़ेंगे हम व्यंजन। क्या क्या पढ़ेंगे भाई? स्वर और व्यंजन। तो जो आपके क च ट ये होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जो अ आ ई होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्वर। इनकी हम परिभाषा भी समझेंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझो कि वर्ण के अंदर कौन कौन से शामिल हैं। तो सभी व्यंजन शामिल हो जाते हैं और सभी स्वर शामिल हो जाते हैं। ये होता है आपके वर्ण। अब एक शब्द और आता है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। अक्षर। एक शब्द आता है आपके अक्षर। यह बड़ा ही आपके द्विधा में डालने वाला शब्द होता है। काफी हद तक लोग इसका विभाजन नहीं कर पाते कि भाई वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। तो मैंने सोचा इसको यहीं पे समझा दिया जाए ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो। अक्षर किसे कहते हैं? तो कोई भी वर्ण या वर्ण समूह होता है, उसको अगर जीभ के एक झटके से उच्चारित हो जाता है या जीभ के एक झटके से बोल दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो जीभ के एक झटके से बोल दिया जाता है, जीभ के एक झटके से। वर्ण या वर्ण समूह, ऐसा वर्ण या वर्ण समूह जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं भाई? अक्षर कहते हैं। अब अक्षर के अंदर कौन कौन सी ध्वनियां शामिल होती है? तो उसके अंदर होती है भाई आपके अ, आ, ई, उ, सभी स्वर होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और व्यंजन शामिल होते हैं, क, च, ट, त, ये सभी शामिल होते हैं। व्यंजन भी शामिल होते हैं और स्वर भी शामिल होते हैं। अब यहां पर एक समस्या होती है। समस्या क्या आती है कि भाई अभी हमने वर्णों के अंदर देखा कि वर्ण के अंदर सभी स्वर शामिल है और सभी व्यंजन शामिल है, और अक्षर के अंदर भी सभी स्वर शामिल है और व्यंजन शामिल है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या हुआ? ये तो दोनों सेम हो गए। इनमें अंतर होता है ये कि जो स्वर शामिल होते हैं इसके अंदर,
जो स्वर शामिल होते हैं, जो आपके स्वर शामिल होते हैं, वो स्वर लिखने के आधार पर तो किस में आते हैं? लिखने के आधार पर तो आते हैं वर्ण के अंदर, और उच्चारण के आधार पर किस में आते हैं? तो उच्चारण के आधार पर होते हैं अक्षर। तो वर्ण आपके जो स्वर होते हैं वह वर्णों के अंदर भी शामिल होंगे और वह अक्षर के अंदर भी शामिल होंगे। अगर उच्चारण करना होगा अक्षर का, अगर स्वरों का उच्चारण होगा तो वह किसके अंदर शामिल हो जाएंगी? अक्षर के अंदर शामिल हो जाएंगी। और उनका उच्चारण नहीं, केवल लिखने के आधार पर शामिल करना होगा तो वो किस में चले जाएंगे? वर्ण के अंदर चले जाएंगे। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजनों में क्या अंतर है भाई? तो व्यंजन में अगर हल सहित है, ये जो हमने चिन्ह लगाया था यहां पर क के नीचे, च के नीचे, ट के नीचे, इसको कहते हैं हल चिन्ह। इसको क्या कहते हैं भाई? हल चिन्ह कहते हैं। ये क्या होता है? हल चिन्ह या हलंत, हलचिन या हलंत कहते हैं। ये क्या करता है? ये जब भी किसी व्यंजन के आगे लगा होता है या व्यंजन के नीचे लगा होता है तो ये दर्शाता है, ये हलंत चिन्ह ये दर्शाता है कि भाई उसके अंदर ए शामिल नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्वर शामिल नहीं है। सभी वर्ण जो व्यंजन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जब हम शब्द बनाते हैं पूरा पूर्ण बनाते हैं, जैसे क है, ये क लिखा हुआ है, इसके अंदर क धन ए शामिल है, माने एक स्वर शामिल है। अगर इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो हलंत लगा दिया जाता है तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है। तो हलंत क्या करता है? हलंत हमें ये बताता है कि इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है। तो जब हलंत लगा हुआ है तब तो वो चला जाएगा व्यंजन वर्ण के अंदर, और अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो किसके अंदर चला जाएगा? तो वह चला जाएगा अक्षर के अंदर। तो दो तीन चीजें हमने समझी। पहली बात, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? कोई भी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। उसका अंतिम विभाजन कर दिया गया होता है, आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमने समझा अक्षर को। अक्षर किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ण या वर्ण समूह जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। दोनों के अंदर स्वर और व्यंजन शामिल होते हैं, दोनों के दोनों। वर्ण के अंदर तो हमेशा कौन से स्वर शामिल होंगे? आपके कौन से व्यंजन शामिल होंगे? जिनमें हलंत लगा होगा। और जो आपके वर्ण के आपके अक्षर के अंदर कौन से शामिल होंगे? तो जिसमें हलंत नहीं लगा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं स्लाइड लगाता हूं, अगर आपको फोटो वोटो लेनी हो तो आप इसकी फोटो ले लीजिए, है ना। ये हो गया आपके वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और आगे उसका विभाजन किया जाना संभव नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर आता है अक्षर। अक्षर क्या होता है भाई? कोई वर्ण या अथवा वर्ण समूह जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं वो हमने समझ लिया। अब आप इसकी फोटो लेना चाहे तो आप इसकी फोटो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसकी भी फोटो ले लीजिए। ये भी हमने समझ लिया कि भाई हल सहित आता है तब तो वो किसके अंदर जाएगा? हल रहित आता है तब किसके अंदर जाएगा? तो इसकी भी आप फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है बात कि भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण का विभाजन हम करते हैं दो आधारों पर। वर्ण को कितने आधारों पर बांटते हैं? दो आधारों पर। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब हम पहले स्वर को समझेंगे, जो हमारे आरएस मुख्य परीक्षा में जितना संधि के अंदर उपयोगी हो उतना ही समझेंगे, ज्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे इसको। जितना हमारे मुख्य परीक्षा के अंदर चाहिए हमें, जिससे हमारा काम हो जाए, हमें नंबर प्राप्त हो जाए, उतना ही समझेंगे। तो भाई पहले हम समझेंगे स्वर को, उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन को। ठीक है। तो पहली बात आती है भाई स्वर की। स्वर किसे कहते हैं इसको समझते हैं। कोई भी ध्वनि होता है जिसका उच्चारण हम करते हैं तब हमारी श्वास वायु फेफड़ों से बाहर आती है, और जब वो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से बाहर आती है तब हमारे मुख में किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा, इनका सामना नहीं करना पड़ता, वो सीधे हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। तब उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? कि भाई जब भी कोई ध्वनि हमारे फेफड़ों से उठकर हमारे मुख में आती है और मुख में बिना किसी व्यवधान, संघर्ष या बाधा के हमारे मुख से बाहर निकल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? तो भाई स्वर आपके होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से होते हैं स्वर? तो भाई पहला होता है अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ऊ, ऊ,
री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं जिनको हम स्वरों के अंदर शामिल करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी श्वास वायु, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठकर हमारे मुख में आती है और मुख में बिना किसी व्यवधान, बाधा या संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, इसकी भी फोटो लेनी तो आप इसकी फोटो लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने आपके स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नीचे आपके फोटो दी हुई है, इसकी फोटो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और इनकी मात्राओं का भी ख्याल रखिएगा कि भाई एक ही मात्रा है ना, एक ही कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है, एक खड़ी पाई से हम इसको दर्शाते हैं। ई की मात्रा, ई की, ये तो थोड़े से आगे हो गए, यहाँ पर मैं आपको सही से दिखा देता हूं। ठीक है, ये आई, ये लीजिए। ठीक है, अब आप इसकी भी फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे व्यंजन को। व्यंजन को समझते हैं। देखो, व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है? तो भाई हमने स्वर में ही समझा था कि किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और वह श्वास वायु जो हमारे फेफड़ों से उठकर आती है, वह हमारे मुख में आकर किसी व्यवधान, किसी बाधा या संघर्ष का सामना बिना करे बाहर निकलती है, तो वो स्वर हो जाता है। और जब वो सामना करके बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन कह देंगे। तो सीधा सीधा एक बात हमारे सामने वो अंतर आ जाता है कि स्वर किसे कहते हैं? कि स्वरों में जो हमारे फेफड़ों से उठी श्वास वायु है, वह बिना किसी व्यवधान के हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। और जो व्यंजन होगा उसके अंदर क्या होगा कि व्यंजन के अंदर जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठकर आती है, वो मुख में आकर किसी व्यवधान का, किसी संघर्ष का, किसी बाधा का सामना करती है, फिर उसके बाद हमारे मुख से बाहर निकलती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यंजन। अब आती है बात कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, इस पर हम बात करते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये बात आती है। तो व्यंजनों को भैया हम 3 आधारों पर बांटते हैं और इसके आधार पर इसके मूल व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या मानी जाती है 33। कितनी मानी जाती है भाई? 33। और जब हम उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 35। इनकी संख्या कितनी हो जाती है भाई? 35। अब कौन कौन से व्यंजन है उनको हम लिखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखो भाई, 3 आधार है, इन 3 आधारों पर हम बांटते चलेंगे साथ साथ, और साथ साथ पूरे को लिखते चलेंगे। तो पहला जो आधार है वो आधार होता है आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंदर 27 को रखा जाता है। 27 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो? तो पहला होता है आपके क, दूसरा होता है ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा नंग। ये आप बिंदी का ख्याल रखिएगा, ये बिंदी बीच में आती है, नीचे नहीं आती है। जहां पर नीचे भी आती है बिंदी, उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन कहा जाता है उनको। ठीक है, दूसरा आता है आपके चय, छय, जय, जय और ये। उसके बाद आता है आपके ट, ठ, ड, ढ और अण। ठीक है, इनमें ही 2 आपके वर्ण और आ जाते हैं, अड़य और ढ, जिनके अंदर नीचे बिंदी होती है। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, फेंके हुए व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद में आपके अगली लाइन आती है त, ये सब के नीचे भाई हलंत है, थ, द, ध और न। उसके बाद आ जाएगा आपका प, फ, ब, भ और म।
इनको हम 5 वर्ग भी कहेंगे। बार बार हम बात करेंगे जब संधि पढ़ रहे होंगे या हम अघोष या घोष पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे भाई प्रथम वर्ग, वर्ग द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या क वर्ग। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा ना, ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के अंदर 25 वर्ण आते हैं। 2 अगर उत्सिप्त इनके अंदर जोड़ दिए जाते हैं तो ये 27 वर्ण हो जाते हैं। और उन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद में आपके आता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में क्या आता है भाई? अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनको समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब ये होता है, जो ये अंतस्थ शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंदर जो स्वर तंत्रिकाएं होती है उनमें एक कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होने के बाद वे आपके व्यंजन बोले जाते हैं, उनकी ध्वनि सुनाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। तो अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? अंदर स्थित। और इनमें 4 व्यंजन होते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो वो होता है आपका य, र, ल और व। ये आपके 4 वर्ण होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है आपके अंदर स्थित ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर मुख के अंदर जो स्वर तंत्रिकाएं होती है उनके अंदर एक कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होने के बाद वे स्वर, वे ध्वनियां उच्चरित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में तीसरा जो हम विभाजन करते हैं वो कहते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी भाई 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स, स, स और है। ये जो 4 वर्ण होते हैं इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गर्म होता है। गर्म क्यों भाई? इनको क्यों कहा जाता है भाई गर्म व्यंजन? तो इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इन जब व्यंजनों का उच्चारण होता है, जो श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है वह हल्की सी गर्म हो जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो स और है। ठीक है, ये 4 व्यंजन होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 व्यंजन कौन से हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद में आता है स्पर्श व्यंजन, जो हमने प्रथम में पढ़े थे। व्यंजनों को 3 भागों में हमने विभाजित किया था। उसके अंदर जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी थी? हमने कहा था कि 25 तो मूल होते हैं, और अगर 2 और जोड़ दें उसके अंदर उत्सिप्त व्यंजन, तो इनकी संख्या हो जाती है 27। और जो क से लेकर मैं तक होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये होता है व्यंजन का विभाजन। उसके बाद हम थोड़ा सा और समझेंगे व्यंजन को आगे। आप इसकी फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे से आगे समझेंगे। ठीक है, ये व्यंजन वाली है, आपके परिभाषा के साथ दिए हुए हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं वे कितने होते हैं भाई? 33 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 25 तो हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, 2 जोड़ दिए हमने उत्सिप्त व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन जोड़ देंगे, और 4 ही हम ऊष्म व्यंजन जोड़ देंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। और कुल अगर व्यंजनों की या बात करें तो वो हमारे हो जाएंगे 40। ठीक है, कौन कौन से होंगे उनको भी हम आगे समझेंगे। अब स्पर्श व्यंजन, इसकी भी फोटो ले लीजिए। 27 होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसकी भी फोटो ले लीजिए साथ में। इन सब की फोटो ले, ये हमने समझ लिया है पीछे कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसकी फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते रहेंगे। इसे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा और अंतस्थ व्यंजन चारों लिखे हुए हैं, इनकी भी आप फोटो ले लीजिए। देखिए साथ साथ जब आप फोटो, क्यों आपको हम क्यों कह रहे हैं भाई फोटो ले लो? भाई हमारे ये तो नहीं है कि आपकी गैलरी भरनी है फोन की। बात यह है कि आप जब इसकी फोटो लोगे तब आप इसके नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाओगे तभी तो पढ़ोगे ना। आपने क्लास में समझ लिया और आप निकल गए कि मैंने तो समझ लिया भाई, मुझे याद हो जाएगा और मैं क्वेश्चन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक इसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, नहीं होगा याद। तो ये बार बार आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इसकी फोटो लीजिए, फिर साथ में नोट्स बनाइए। इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे, है ना। अंतस्थ व्यंजन, इसकी भी ले लो फोटो। ऊष्म व्यंजन, इसकी भी साथ में फोटो ले लो। अब एक और आता है आपके संयुक्त व्यंजन। 4 माने जाते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं वो हम समझ लेते हैं।
तो व्यंजन है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है इनकी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भाई? तो ये होता है आपके क्षय, त्रय, जय और श्रेय। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मिलन से ये व्यंजन बनता है। ये 4 व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त रूप से लिखे जाने की जो परंपरा है वो इन 4 के साथ ही होती है। बाकी जो हम लिखते हैं वो हमें हमेशा ही अलग अलग लिखना चाहिए, पृथक लिखना चाहिए। वो ज्यादा हिंदी के अंदर मानक माने जाते हैं, ना कि इन 4 को छोड़कर बाकी हम किसी को भी साथ में जो लिखते हैं वो शुद्ध नहीं होता है। उसको अगर हिंदी की मानकीकरण के अनुसार देखा जाता है तो वो अशुद्ध माने जाते हैं। तो इनको आप देख लिए, लेकिन प्रचलन में है वो भी चलते हैं, लेकिन इन 4 को संयुक्त रूप से लिखने की परंपरा रही है। और इसी के अंदर हिंदी के अंदर इन 4 व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? तो भाई जो कश है वह क धन स से बनता है। क धन स से, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क धन स धन अ। ठीक है, हमने देखा था कि भाई हलंत जब लगा होता है तब ये बताता है कि उसके अंदर कोई भी स्वर शामिल नहीं है, क्योंकि वो ए का ही बता सकता है। ए के अलावा जितने भी स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती है, तो मात्रा हमें अलग से दिख जाती है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसमें हलंत लगाया जाता है कि भाई इससे ये पता चलेगा कि उसमें ए शामिल है या नहीं है। अगर हलंत लगा हुआ है तो उसके अंदर स्वर शामिल नहीं है, ए शामिल नहीं है। और अगर उसके अंदर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर ए शामिल है। दूसरा आता है आपका त्रय। तो त्रय बनता है त धन र से। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि त धन र धन ए। ठीक है, फिर आता है गे। इसको हम गे बोलते हैं, ये अशुद्ध है, इसे बोला जाता है ये। इसे क्या बोला जाता है? ये। इसे जैसे हम पढ़ते हैं विज्ञान शब्द को, क्या पढ़ते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान इसका शुद्ध उच्चारण नहीं है, इसका शुद्ध उच्चारण होगा विज्ञान। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? विज्ञान होगा। क्यों होता है? क्योंकि गे ग धन ये से नहीं बना हुआ, इससे नहीं बना हुआ ये। अगर ये ग धन ये से बना होता तो इसे हम ये बोलते, लेकिन ये इससे नहीं बना हुआ। ये किससे बनता है भाई? तो ये बनता है आपके जय धन ई से बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जय धन ये धन अ। ठीक है, उसके बाद में आता है श्रेय। तो ये बनता है आपके स धन र से। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स धन र धन अ। तो ये 4 वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? तो इनको कहने के पीछे कारण है कि ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? कश, त्रय, जय और श्रेय। इन 4 वर्णों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। किस किस से बनते हैं वो भी हमने आगे समझ लिया। अब आप आगे इसकी फोटो लीजिए संयुक्त व्यंजन की, फिर हम आगे चलते हैं। इसकी फोटो ले लीजिए। ये आपके आगे काम आने वाला है भाई, जब हम गे लिखते हैं और जब व्यंजन संधि के अंदर देखेंगे भाई, व्यंजन संधि के हम तीसरे वर्ण की संधि का नियम पढ़ेंगे ना, तब इस प्रकार के जब उदाहरण आते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि आधा जय है यहाँ पर और हम वहां पर गलती कर बैठते हैं। वो जब हम संधि पढ़ेंगे तब इसको और भी विस्तार से ध्यान से उसको पढ़ेंगे। इसकी फोटो ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वो हम 2 आधार पर करते हैं। एक तो करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर और एक करते हैं प्रयत्न के आधार पर। 2 आधारों पर व्यंजन का विभाजन करते हैं। पहला कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। अगर हमारे सिलेबस के अंदर वर्ण लिखा होता तब तो हम ये सारा पढ़ते, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो अब हमें कौन कौन सा पढ़ना है कि जो हमारे आगे संधि के अंदर काम में आने वाला है और जो हमारे आगे के जो हम बिंदु पढ़ रहे हैं उनके अंदर उपयोग होगा वो पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान वाला तो हमारे काम नहीं आने वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और दूसरा आता है प्रयत्न के आधार पर। ये हमारे थोड़ा सा आगे काम आता है। क्यों आता है काम? कई बार क्या होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं जिनकी बुकें आपके मार्केट में चलती है,
वो क्या करते हैं कि संधि पढ़ाते वक्त वह अघोष वर्ण की संधि का नियम या घोष वर्ण की संधि का नियम इस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। तो वो आपके समझ में आए इसलिए हम इसको भी बता देते हैं साथ साथ, क्योंकि 5-7 मिनट लगेगी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये नहीं होगा भाई अघोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष वर्ण कौन से होते हैं, ये समस्या पैदा ना हो, इसलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं। परियतन के आधार पर जब हम व्यंजन को देखते हैं तो उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले आता है कंपन के आधार पर, पहला आता है कंपन के आधार पर, दूसरा आता है श्वास वायु के आधार पर, दूसरा आता है श्वास वायु के आधार पर, और तीसरा आता है आपके उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तीसरा कौन सा आता है भाई, उच्चारण के आधार पर आता है, श्वास वायु के आधार पर आता है और कंपन के आधार पर आता है। क्या आता है ये, तो ये आता है भाई परियतन के आधार पर 3 आगे विभाजन है, वो कौन कौन से, तो एक तो होता है कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आपके उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के जो आधार पर है वह आपके, क्योंकि वर्ण विचार आपके बिंदु आपके सिलेबस में नहीं है तो यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जो काम में आने वाला है वो आता है मुख्यतः कंपन के आधार पर, कि कंपन के आधार पर 2 हम इसे आगे विभाजित करते हैं, एक तो घोष वर्ण, एक होता है अघोष वर्ण। इनको समझना है, बाकी आपके वर्ण विचार जो बिंदु है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं। तो भाई हमने दो आधारों पर व्यंजन का वर्गीकरण देखा था। एक तो देखा था परियतन के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे काम नहीं आने वाला। ये परियतन के आधार पर 3 आधार आगे और इससे विभाजित करते हैं, एक तो कंपन के आधार पर, एक श्वास वायु के आधार पर, एक करते हैं हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर काम नहीं आने वाला, हमारे मुख्यतः काम कौन सा आता है, कंपन के आधार पर। लेकिन हम श्वास वायु के आधार पर भी एक बार इसे देख लेंगे। आप इसकी फोटो ले लीजिए, नोट्स बना लेके रख लीजिएगा, ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन आपके समझ में रहेगा वो कि कौन कौन से होते हैं ये। तो कंपन के आधार पर हमसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है आपके अघोष और दूसरा होता है घोष। पहला कौन सा होता है, घोष वर्ण, और दूसरा होता है अघोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो भाई ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे जो ध्वनि है उसमें गूंज हो, नाद हो, तब तो उसे हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे या सघोष वर्ण कहेंगे। और अगर उनका उच्चारण करने पर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर या ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कर देंगे अघोष वर्ण कह देंगे। ठीक है, तो कंपन के आधार पर 2 भागों में विभाजित होता है, अघोष वर्ण, दूसरा होता है घोष या सघोष वर्ण। अब हम पहला जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिनमें नाद या गूंज कम होता है, ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, अघोष वर्ण कह देंगे। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आपके शामिल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो बस इतनी ही होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण आता है। हमने 5 वर्ग पढ़े थे और जब मैं वर्ग बता रहा था तो मैंने आपको उस पर ध्यान भी दिलाया था। तो स्पष्ट व्यंजन जो हमने पढ़े थे उस वक्त हमने क से लेकर मैं तक पढ़ा था। उसके अंदर 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। तो उन वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। पहला और दूसरा वर्ण, क से लेकर मैं तक के जो वर्ण है उनके अंदर, यहां पर समझ लेते हैं, ये वाले जो आपके वर्ण होते हैं, ये 2 वर्ण, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। अघोष होता है। स्पर्श के अंदर ये जो 4 वर्ण लिखे आपके, जो लिखे हुए हैं 5 वर्ग लिखे हैं, इन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत चले जाएंगे, वह अघोष वर्ण के अंतर्गत चले जाएंगे। और कौन कौन से आपके वर्ण इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, अघोष वर्ण के अंदर कौन कौन से और शामिल, कौन कौन से हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंदर हमने 4 व्यंजन पढ़े थे, स, स और है। तो है को हटा दीजिए और 3 व्यंजन वो के वो रख लीजिए। एक हम आगे अगर आप वर्ण विचार होता तो आप ये जो फै के नीचे बिंदी लगी हुई है उसे हम कहते हैं नुक्ता, या इसको हम कहते हैं आगत व्यंजन, जो फारसी भाषा के अंदर उपयोग में होते हैं। फारसी भाषा का अगर कोई शब्द हिंदी के अंदर उपयोग में होता है तो उसके नीचे हम
नुक्ता लगाते हैं, 5 व्यंजनों के नीचे ये लगा करता है, तो वो हम हमारे यहाँ पर व्यंजन, क्योंकि आपके वर्ण विचार बिंदु है नहीं तो इतना आपके पूछेंगे नहीं, आएगा नहीं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत पहला व दूसरा वर्ग आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएगा? अघोष वर्ण के अंदर। उसके बाद में कौन कौन से आ जाएंगे? तो तीनों से। उसमें व्यंजन के अंदर जो हमने 4 पढ़े थे, है को हटा देना है, और 3 वर्ण है वो आपके अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में विसर्ग को भी कौन किसके अंतर्गत रखा जाता है? अघोष वर्ण के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में आता है आपके घोष वर्ण। उसके बाद में कौन सा आता है भाई? घोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण। अब इसके अंदर कौन कौन से आने चाहिए? आप एक बार खुद सोचिए कौन कौन से आने चाहिए। स्पर्श व्यंजन के अंदर हमने देखा कि भाई पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण किसके अंदर चला गया? अघोष के अंदर। तो बचे हुए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंदर चला जाएगा? घोष के अंदर। तो विचार करने की बात, आपके ज्यादा सोचने की बात ही नहीं रही। फिर क्या हुआ? उसके अंदर हमने विसर्ग को जोड़ दिया, तो यहां कौन सा रह जाएगा? अनुस्वार रह जाएगा। तो अनुस्वार कौन सा होता है भाई? घोष वर्ण होता है। उसके बाद वहां पर हमने स्वर को काउंट नहीं किया था, तो यहां स्वर को भी जोड़ दीजिए। यहां पर क्या जोड़ दीजिए? स्वर को भी जोड़ दीजिए। वहां हमने देखा था कि भाई उसमें व्यंजन के 3 वर्ण थे, वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो बचा हुआ है रह जाता है, तो है को भी हम रख लेंगे यहां पर। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई उसके अंदर तो आ गए आपके उसमें व्यंजन, और इसके अंदर आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। उसके अंदर क्या आ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। तो देखो अब यहां पर समझते हैं इसको हम। 2 चीजें हमने देखी कि भाई कंपन के आधार पर जब हम व्यंजनों का विभाजन करते हैं तो 2 आपके आधार और निकल कर आते हैं सामने। एक तो आता है अघोष, और एक आता है आपके सघोष या आपके घोष, या आपके क्या आ जाएगा? घोष। इनको दोनों को समझने की जरूरत है। घोष वर्ण किसे, आपको अघोष वर्ण किसे कहते हैं? कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। और ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर नाद या गूंज अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा ये सभी वर्ण आपके 2 वर्ण कौन किस में चले जाएंगे? पहला व दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत चला जाएगा? अघोष के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपके उसमें व्यंजन के तीनों स, उसमें व्यंजन के तीनों स भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, उसमें व्यंजन के तीनों स। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमने विसर्ग को भी इसी के अंदर जोड़ दिया था, विसर्ग को भी हमने इसमें जोड़ दिया था। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन संधि में कई बार ऐसे होते हैं, तो आपके बस ध्यान में रहे कि कौन से अघोष वर्ण होते हैं, कौन से घोष वर्ण होते हैं। उसके बाद में आता है घोष या सघोष वर्ण। इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो भाई इसके अंदर पहला व दूसरा वर्ण आ गया प्रत्येक वर्ग का, तो यहां पर तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपके ये किस में चले जाएंगे? घोष वर्ण के अंतर्गत चले जाएंगे। उसके साथ साथ कौन से चले जाएंगे? तो सभी स्वर। सभी स्वर भी कैसे होते हैं भाई? तो घोष होते हैं, उनके अंदर नाद व गूंज अधिक होती है जब उनका उच्चारण होता है। उसके साथ साथ कौन से आ जाएंगे? तो अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंदर आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन के अंदर 4 वर्ण आते हैं आपके, य, र, ल और व। ये भी किसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे? तो आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आपके ये आपके अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। उसके बाद में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसके अंदर हमने देखा था विसर्ग, यहां पर आ जाएगा अनुस्वार। ठीक है। तो आपके जो व्यंजन वर्ण है, आपके जो वर्ण है, वो इतने ही संधि के अंदर काम आने वाले हैं जो हमने अब तक समझे। एक बार हम इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बार बार इसको याद करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि एक बार आप यहीं पे याद हो जाएगा तो आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एक माइंड में एक पूरा मैप बन जाएगा इसका कि भाई कौन कौन से कहां पर है।
तो शुरुआत से हम देखते हैं भाई इसको। पहली जो हमने समझा था कि भाई वर्ण और अक्षर, पहली बात हमने समझी थी कि भाई वर्ण किसे कहते हैं, कोई भी भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो और उसका आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, तो हमने देखा था भाई वर्ण का विभाजन स्वर और व्यंजन, तो सभी स्वर और सभी व्यंजन आएंगे, लेकिन जो व्यंजन आएंगे वह हलंत सहित आएंगे, हलंत के साथ आएंगे। हलंत जब लगता है तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि व्यंजन के अंदर स्वर शामिल नहीं है। ए शामिल होता है अगर तो उसमें आपके हलंत नहीं लगता है। तो वर्ण में जब भी आपके व्यंजन लिखे जाएंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे, हलंत के साथ लिखे जाएंगे। और दूसरा हमने शब्द पढ़ा था अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, तो कोई भी वर्ण अथवा वर्ण समूह जिसका उच्चारण जीभ के एक झटके से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर के अंदर कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, तो उसके अंदर होता है भाई आपके सभी स्वर और सभी व्यंजन। व्यंजन शामिल होंगे वे कैसे होंगे, तो वह हलंत रहित रूप में होंगे, उनमें हलंत नहीं लगा होगा, वो आपके अक्षर के अंतर्गत चले जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था भाई स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर कोई भी जब ध्वनि होती है उसका उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी जो श्वास वायु है हमारे मुख में आकर किसी बाधा, व्यवधान, संघर्ष, रुकावट इनका सामने किए बिना हमारे मुख से बाहर निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से हैं वो आपको नीचे लिखे हुए हैं और मैंने आपको लिखाए थे। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो भाई जब स्वर में बाधा है तो व्यंजन में क्या हो जाएगी, बाधा। स्वर में बाधा नहीं है तो यहां किसमें क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, किसमें, श्वास वायु के अंदर। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगी, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी व्यवधान, संघर्ष, बाधा, रुकावट का सामना कर फिर हमारे मुख से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का आगे हमने विभाजन किया। हमने मूल व्यंजन समझे कि कितने, 33 होते हैं मूल व्यंजन। उसके अंदर हम 2 व्यंजन और जोड़ देते हैं, उत्सिप्त व्यंजन, तो उनकी संख्या हो जाती है 35। फिर हमने उसे आगे विभाजित किया, कितने आधारों पर, 3 आधारों पर हमने उसे आगे विभाजित किया। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपके अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हमने देखा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, तो कै से लेकर मैं तक होते हैं, उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख में कोई अंग, आपके जो वायु होती है वह स्पर्श कर कर बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। उनकी संख्या कितनी होती है, 27 मानी जाती है, अगर उनमें उत्सिप्त व्यंजन जोड़े जाते हैं तो। वैसे कितनी होती है, 35 होती है, 2 उसमें उत्सिप्त व्यंजन जोड़ के कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये 4 वर्ण कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंदर स्थित जो स्वर तंत्रिकाएं होती है उनमें कंपन पैदा होता है, फिर वह वर्ण बोला जाता है या वह ध्वनि बोली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने पर हमारे जो मुख से जो वायु निकलती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होता है, तो स, स और है, तीनों स और है, ये किसके अंदर आपके आ जाएगा, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, क्ष, त्र, जय और आपके श्रय, ये 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा आपके व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके अंदर प्रयत्न के आधार पर हमने 3 आधारों पर बांटा, और जो हमारे उपयोगी है, हमारे काम आने वाला है, वो हमने संधि के अंदर जो काम आने वाला है वो देखा कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और घोष वर्ण कौन से होते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिनमें नाद और गूंज कम होती है। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। और नाद या गूंज अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे घोष कह देते हैं। उसके कौन कौन से आते हैं, तो घोष अंतर के, घोष जो आपके वर्ण होते हैं उनके कौन कौन सी ध्वनि आती है, तो आपसे प्रत्येक वर्ग होता है उसका पहला व दूसरा वर्ण आ जाएगा, और बाकी बचा है 3 स, तो वो तीनों स उसके अंतर्गत आ जाएगा। घोष वर्ण के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, तो घोष वर्ण के अंदर पहले तो आ जाएगा आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, है आ जाएगा, आपके अनुस्वार आ जाएगा। वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सभी के सभी आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद में ये आपके अंतिम स्लाइड है जिसके अंदर सब के सब लिखे हुए हैं, इसकी भी आप फोटो ले लीजिएगा ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो कभी। इसकी फोटो ले लीजिएगा कि हिंदी पूरी वर्णमाला होती है, उसके अंदर कितने वर्ण होते हैं? तो उसके अंदर 53 वर्ण माने जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। उसके अंदर दो अगर उत्सिप्त व्यंजन जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 40। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27। उत्सिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उष्म व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? 4। अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग 1 होता है। इनको कुल के अंदर जोड़ा जाता है, बाकी इसको ना स्वर के अंदर काउंट किया जाता है और ना ही व्यंजन के अंदर काउंट किया जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाही वर्ण भी कहा जाता है इनको। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, हमने पढ़े थे। उसके बाद में एक आता है विशिष्ट व्यंजन, जो अभी हिंदी निदेशालय आपके जो दिल्ली है उसने इसे जोड़ा है हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि अड़े है वो अभी जोड़ा गया है, इसका जो उच्चारण होता है वह अड़े होता है। ठीक है, ये भी अब हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्णों की अंतर्गत माना जाता है। पहले इसकी संख्या 52 थी और अब कितनी हो गई है? हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या 53 हो गई है। तो आज हमने वर्ण पढ़े, अगली क्लास में हम संधि शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।